तो हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में जैसा हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर इस क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो कि कुछ चीजें ऐसा समझ के चलो कि कुछ चीजें अभी रिसेंटली आपके समझ में आएगी और कुछ चीजें ऐसी होगी कि थोड़ी थोड़ी ऐसे लगभग दिमाग के ऊपर से जाने वाला भी कंसेप्ट हो सकता है, क्योंकि वेक्टर को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर दूं तो डेफिनेटली जैसे हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, रेफरेंस फ्रेम का हम लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल किया है, ये सब चीजें जो है वो आप लोगों के इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में आप लोगों को ऑब्जर्व होते हुए दिखाई देती है। वेक्टर एक ऐसा पर्टिकुलरली कंसेप्ट है कि जिसके थ्रू पूरा मैक्सिमम आई थिंक 40% ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू बी कवर्ड आउट, यानी 40 क्या है 60% सिलेबस हम लोग बोलेंगे कि वो कवर होता है। तो ये वेक्टर जो है, वेक्टर में आप लोगों को कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जिन लोगों का आपको अपीरियंस जो होगा वो अलग अलग तरीके से आएगा। कुछ आप लोगों को कॉल्स बताएगा, कोई डाइवर्जेंस बताएगा, है ना। तो सिंपली चीजें जो होती है कुछ इंटीग्रल पार्ट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कुछ हम लोग एडिशनल। डेफिनेटली दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, यानी हम लोग जिसको बोल सकते हैं कि हम लोग पर्टिकुलरली हर चीजों के लिए कुछ अगर रूल्स अगर होते हैं तो रूल्स डेफिनेटली आप लोगों को इजी जाएंगे रूल्स समझने के लिए, और बाकी अगर चीजें अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो उन चीजों में आप लोगों को डिफिकल्टी आ सकती है। हाँ, तो इसी वजह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो भी चीजें हम लोग इसमें ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लोगों को दिखाई देगा कि वेक्टर को हम लोगों को किस तरीके से टैली करना है। और वेक्टर यानी क्या होता है कि पर्टिकुलरली हम लोगों ने वेक्टर के बारे में बेसिक ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वेक्टर के बारे में अगर मैं बड़ी तेजी से अगर पढ़ाऊंगा तो कुछ बच्चों का क्लास होके तो डेफिनेटली उन लोगों को बोर होगा, और जब तक कि इसके पूरे रूल्स में डिस्कस नहीं कर लेता तब तक कि आपको वेक्टर्स के बारे में फुल्ली इंफॉर्मेशन आप सेटिस्फैक्टरीली हो जाओगे इसमें कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसीलिए कैसा है उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं फिर आगे चल के धीरे धीरे, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, फिर आप लोगों को फोर्स ये चैप्टर रहेगा। कोई भी जितने भी चैप्टर्स आप लोग पढ़ने वाले हो उसके पहले अपने को ये तो समझ में आना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है करके। हाँ, तो वेक्टर के लिए बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब भी किसी पर्टिकुलरली जैसे वेक्टर यानी क्या है जिसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है और जो कुछ रूल्स जो होते हैं वेक्टर के उसको अगर फॉलो करता है तो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वेक्टर होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग आईजे के डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रीवियसली क्लास में भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आप लोगों की वाई एक्सिस और एक पर्टिकुलरली जेड एक्सिस अभी हम लोग डायग्राम में यहाँ रिप्रेजेंट कर ले, तो इस तरीके से समझो ये आपकी तरफ में एरो आ रहा है या फिर इनसाइड द व्हाइट बोर्ड आप लोगों के प्लेस हो रहा है, वो हम लोग उस एक्सिस को पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये डेफिनेटली साइक्लिक कोऑर्डिनेट या फिर नॉन साइक्लिक भी हम लोग जिसको बोल सकते हैं, है ना। साइक्लिक होना या नॉन साइक्लिक होना ये सब चीजें आप लोगों को ऑब्जर्व होगी आगे चल के। जब भी हम एक्स डायरेक्शन पे ट्रैवल करते हैं यानी किसी भी एक पर्टिकुलरली, ये चीज अच्छे से समझो कि वेक्टर को जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमको ये चीज पता है कि वेक्टर को हम लोग एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समझो ये वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग v से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेक्टर वेलोसिटी जो है वो एक उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होगा जिसको हम लोग दो पैरेलल लाइन में प्लेस करेंगे। आप अगर ऐसा भी रख देते हो तो डेफिनेटली इसको भी हम लोग ऐसा कहेंगे, और इसके साथ हम लोग उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों जो चीजें हैं वो आप लोगों को एक पर्टिकुलरली वेक्टर के साथ में रिप्रेजेंटेड होते हुए दिखाई देती है। अब जो है वेक्टर में हम लोगों को पता पड़ता है कि हम लोग एक पर्टिकुलरली रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं, और रेफरेंस पॉइंट को लेने के बाद में समझो अब एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग ले ले तो यहाँ से एक पर्टिकुलरली पॉइंट पे जहाँ पे हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व किया है तो डेफिनेटली
जब भी हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलरली आर्बिट्रीली अगर किसी का भी लोकेशन अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो लोकेशन में आपको ये चीज दिखाई देती है कि हम लोग मेजरमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना। समझो, अब अगर बेसिक अगर एग्जांपल अगर देखना है आप लोगों को, अगर आपके हॉल में अगर रखा हुआ है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एग्जांपल दिया कि जैसे आप लोगों का फैन है, फैन की लोकेशन को अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है घर के किसी भी एक कॉर्नर से, है ना, एक अच्छा सा कि घर के किसी भी एक कॉर्नर से हमको किसका लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, फैन का लोकेशन आइडेंटिफाई करना है। तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि आपको एक्स एक्सिस पे जाना पड़ेगा, यानी डेफिनेटली वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे जाना पड़ेगा, जो भी चीजें होगी आपको, यानी कुछ चीजें ऐसी, जैसे अगर मेरे को समझो इस पर्टिकुलर अभी 2 डायमेंशन में अगर हम लोग इसको स्टडी करने की कोशिश करें, तो 2 डायमेंशन में आपको दिखाई देगा कि अगर समझो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मैंने एक ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली अगर रखा है, एक ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्लिकली किसी पॉइंट को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इस एक्स और वाई एक्सिस पे इन बिटवीन अगर मैं इस एक्स एक्सिस को पैरेलल भी पॉइंट नहीं रख रहा हूँ, अगर ऐसा पॉइंट अगर रखता तो दैट इज डेफिनेटली इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इस एक्सिस में अगर मैं पॉइंट रखता तो मेरे को वाई एक्सिस में पॉइंट दिखाई देता, तो डेफिनेटली कंपोनेंट है, यानी यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो भी चीजें है वो कुछ हम लोग जब भी ग्राफिकली लिखते हैं तो आप लोगों को एक्स और वाई फॉर्मेट में ऑब्जर्व होता है ना। तो ये तो चीजें है, या अब आप लोगों ने इस पॉइंट का क्या आइडेंटिफाई किया, अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है एक्स और वाई, अगर ऐसे अगर हम लोगों को एक्सिस में हम लोग हमेशा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक्स और वाई आप लोगों ने ड्रॉ किया और इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों ने लोकेट किया, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर सिंपली गोइंग टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप क्या कर रहे हो, पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। अब पोजीशन फाइंड आउट करते समय में आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग ग्राफ ग्राफ में आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके के ऐसे ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, और ये हर एक ब्लॉक्स जो होता है वो आप लोग स्पेसिफिकली देखते होंगे कि उसमें भी 10 छोटे छोटे बॉक्स जो होते हैं वो आप लोगों को दिखाई देते हैं ऐसे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ये जो छोटा सा ब्लॉक होता है, इस छोटे से ब्लॉक को हम लोग एक यूनिट एरिया मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं, एरिया, क्योंकि अभी एक्स और वाई है इसलिए एरिया। अगर एक्स वाई जेड तीनों भी होते तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एक यूनिट वॉल्यूम या क्यूबिकल बेसिक यूनिट हम लोग जिसको कह सकते थे। तो इसको हम मान के चलते हैं कि समझो ये जैसे 1 सेंटीमीटर है, ये भी एक 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया जो होगा वो डेफिनेटली एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली अगर मेरे को इस पॉइंट पे पहुंचना है और ये मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो मेरे को एक्स एक्सिस में 3 स्टेप्स चलना पड़ेगा, है ना। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मेरे को एक्स पे चलना पड़ेगा, और मेरे को 3 सेंटीमीटर वाई में चलना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है, अगर मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करना है तो पहले मैं एक्स पे चलूं और बाद में वाई पे चलूं, उसके बजाय मैं पहले वाई पे चल सकता हूँ और बाद में मैं एक्स पे भी चल सकता हूँ, इस तरीके से, है ना। तो ये चीजें जो होती है वो हमको सिंपली ऑब्जर्व होती है, और इसके थ्रू तो आप लोग सिंपली बोल सकते हो कि 3,3, यानी आप लोग 3 स्टेप एक्स एक्सिस पे चले और 3 स्टेप वाई एक्सिस पे चले। तो हम जब वेक्टर के बारे में जब बात करते हैं तो कभी कभी कैसा होता है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे समझो कि हम लोग अगर सिंपल से एग्जांपल्स की अगर बात अगर हम लोग करते हैं, तो अगर समझो कहीं अगर आप बस में बैठे हो और बस में बैठे हुए आप किसी विंडो से अगर बाहर ऑब्जर्व कर रहे हो और हर एक चीज को आप नोटिस आउट कर रहे हो, देन योर बस बिकम्स योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो आप लोगों का बस जो है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के आप सारे ऑब्जर्वेशंस क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। तो डेफिनेटली फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द, that is nothing but the specific event or the or anything at the motion of the particle or anything that is going to be measured out, it will be studied with the particular frame of reference। यानी आप उस particular frame of reference में बैठ के
आप उस पर्टिकुलर इवेंट का कैलकुलेशन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन का कैलकुलेशन कर रहा हूँ और इस तरीके से आप लोग, अब ये हम लोग जब इसको कैलकुलेट करते हो तो 3 स्टेप में किधर गया, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन यानी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसलिए जो जाने वाली डायरेक्शन है हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो, है ना। और जब हम लोग वाई एक्सिस की तरफ मूव ऑन करते हैं तब हम लोग उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो डेफिनेटली आई कैप और जे कैप दैट इज नथिंग बट हम लोग डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लोगों को डेफिनेटली किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि आप 3 स्टेप किधर चल रहे हो। आप 3 स्टेप चल रहे हो, किस एक्सिस पे चल रहे हो, एक्स एक्सिस पे, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो पॉजिटिव में जा सकते हो आपको या फिर नेगेटिव में जा सकते हो। तो जो चीजें होती है वो आपको आई कैप से रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई देता है। कभी कभी आप लोग जे कैप की डायरेक्शन से आप लोग मूव ऑन करते हो, है ना। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलरली पोजीशन है, अब पोजीशन हमेशा कहाँ से लोगे, जहां से इनिशियली आप लोगों ने एक्स और वाई को 0 0 पॉइंट से टैली किया। किस पॉइंट से टैली किए, 0 0 पॉइंट से आप लोगों ने टैली किया, यानी डेफिनेटली 0 0 पॉइंट के नोटेशन पे आप लोग कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हो और एंड कहाँ पे कर रहे हो, 3 3 पे एंड कर रहे हो। तो डेफिनेटली योर पोजीशन वेक्टर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 रेफरेंस पॉइंट एंड एंड ऑन द एरो मार्क। तो इसलिए जब हम लोग वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग टेल वहां से लेते हैं जहां हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, और हम लोग एंड वहां पे करते हैं, यानी हेड का एरो हम लोग उस पर्टिकुलर पोजीशन पे देते हैं जिस पोजीशन पे हम लोगों को एक्स वाई के कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व होते हैं। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर वेक्टर निकाला जाता है और इस वेक्टर को अपन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करते समय में आर और उसके ऊपर में अगर आप एक एरो बना दो, ठीक है, तो डेफिनेटली एरो यहाँ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता। अब एरो का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड आप लोग आर से रिप्रेजेंट करते हो, यानी आर का जो भी मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर का और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो जो का वेक्टर का उसकी डायरेक्शन। हेलो, हाँ बोलो। तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो आप लोग आर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अभी कोई, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हो गई वो पर्टिकुलरली, अब आप लोग देखते होंगे कि जो मूवमेंट है तो डेफिनेटली आप लोग एक्स और वाई की डायरेक्शन में आइडेंटिफाई करो। अब आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे डेफिनेटली यहाँ से अगर समझो तो मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट है कि जिस पॉइंट पे पहुंचे हो आप लोग, अगर एक्सिस के ऊपर में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और यहाँ पे अगर 90 डिग्री अगर बनता है तो अगर इस ट्रायंगल में चले जाओगे आप लोग तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो लगभग हमको उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेटली जो भी आप लोगों का रहेगा, मैं यहाँ पे नोटेशन दे देता हूँ, ए बी और सी और ये डी, ये जो चीजें होती है ये पॉइंट आप लोगों को ऑब्जर्व होगा और ए बी सी पॉइंट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए सी डेफिनेटली इन ट्रायंगल हम लोग जाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी और सी आप लोग बोल सकते हो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है एंड देयरफॉर वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यानी जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ए सी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली 3 का स्क्वायर आप लोगों को दिखाई देगा 9। यहाँ पे भी आप लोग बीसी जो है उसका भी मैग्नीट्यूड 3 दिखाई दे रहा है, वो भी 9 डेफिनेटली। और यहाँ पे आप लोगों को ए सी जो है उसका स्क्वायर मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये आप लोगों को दिखाई देगा कि 18। तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे तो 18 हो गया है। ये ए सी अगर कर लोगे तो अंडर रूट ऑफ 18 हो जाएगा। और सिंपली अगर आप लोग आंसर निकालते हो तो ए सी इज नथिंग बट इक्वल टू दैट इज 3√2। इस तरीके से आप लोगों को आंसर जो है वो ऑब्जर्व हो सकता है। अब ये जो चीज होती है इसी चीज के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड आप लोगों को दिखाई दिया
और मैग्नीट्यूड दिखाई देने के साथ में अब आप लोगों को डायरेक्शन जो है वो कैसे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मान के चलो जैसे ये 3 पॉइंट सेगमेंट है, तो आप लोगों को ये स्क्वायर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, और स्क्वायर ब्लॉक में डायगोनल जो पार्ट है उस डायगोनली में आप लोगों को उस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन जो हो रही है वो ऑब्जर्व हो रही है। इसका मतलब क्या है कि डायगोनल ही आपको ऑब्जर्व हो रहा है, इन द सेंस कि एक्स और वाई डायरेक्शन को, यानी एक्स और वाई वो पर्टिकुलर जो एरिया था उस एरिया को उन्होंने क्या किया, उस पोजीशन वेक्टर ने हाफली उसको क्या कर दिया, कट आउट कर दिया, कट इनटू 2 पोर्शंस, और आप लोगों को दिखाई देता है कि वो डायगोनली इस पर्टिकुलर, तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में ज्यादा रहेगी डेफिनेटली उस साइड में इंक्लिनेशन जो होता है वो आप लोगों को दिखाई देगा, है ना। तो ये जो चीजें होती है वो पर्टिकुलर है। तो देखो इस तरीके से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्स और वाई, अब ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन द सेंस लोकेशन ऑफ द पार्टिकल हम लोग जिसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन में आइडेंटिफाई किया है, जिसके थ्रू आप लोगों को एसी की वैल्यू 3/√2 जो कि मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और आर के लिए हम लोग आर कैप की डायरेक्शन देंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका पोजिशन वेक्टर आर जो है वो मैग्नीट्यूड है, तो आर की डायरेक्शन में ही आप लोगों को आर कैप की डायरेक्शन को ऑब्जर्व होते हुए दिखाई देगा। इसीलिए आप लोगों का जो भी आंसर होगा वो आर इज इक्वल टू 3/√2 इंटू आर कैप, आप लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आर इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर, तो इस तरीके से आप लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इन दिस वे यू आर कैलकुलेटिंग सिंपली। तो अब वेक्टर को जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम के रेफरेंस में होना। दैट इज नथिंग बट डेफिनेटली कोई भी अगर इवेंट हो रहा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कूद रहा है, तो जो भी चीजें अगर हो रही है हमारे आंखों के सामने, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए इधर आप लोग जैसे बोल सकते हो कि आप लोगों के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट आपके पास में होना चाहिए जहां से आप इवेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब वो डेफिनेटली स्टेशनरी हो ये जरूरी नहीं है, मूवेबल अगर आप लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो आप वहीं से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है ग्राउंड फ्रेम में रह के भी हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर समझो जैसे आप लोगों का मूवेबल अगर फ्रेम होती है, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, वहां पे भी बैठ के आप लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, है ना। तो डेफिनेटली उन्हीं चीजों के से बेस जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटीज जो है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो सिंपली चीज किसके बारे में होगी, पोजीशन के बारे में होगी। तो डेफिनेटली पोजीशन बताना, जैसे वेलोसिटी बताना, एक्सेलरेशन बताना, है ना, जितनी भी फोर्स की डायरेक्शन, यानी आप लोगों ने किस डायरेक्शन में पुल पुल किया, तो डेफिनेटली डायरेक्शन रहेगी, कितने मैग्नीट्यूड से उसको धक्का दिया, है ना। हम लोग जब भी ऐसी चीजें जो होती है तो हम लोग बोलते हैं कि मैंने उसको पुश किया, मैंने उसको पुल किया, तो मैंने इतने मैग्नीट्यूड से, मैंने बड़े जोर से उसको धक्का दिया। तो दैट जोर इज नथिंग बट स्टैंड्स फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन। और किस डायरेक्शन में आपने उसको पीठ की तरफ से धक्का दिया या आपने उसको पेट की तरफ से धक्का दिया, तो वो चीजें जो होती है वो डायरेक्शन के ऊपर में डिपेंड करती है। तो वो जो चीजें होती है that is nothing but the physical quantity which will be represented by the magnitude as well as the direction, and also follows some rules so that it can be appears as a vector quantity। तो वो उन चीजों के लिए, अब ये तो सिंपली एक टेक्निक हो गई कि किस तरीके से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहिए, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, है ना। अब नेक्स्ट थिंग इसमें ऑब्जर्व करते कि जैसे हम लोगों को, तो डेफिनेटली आप लोग जैसे ऑब्जर्व करते हो, तो ये यहाँ से सेंटर से आप लोगों ने डिफाइन किया है। तो एक चीज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। किस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आर इज नथिंग बट इक्वल टू, अब आर को लिखते समय में जैसे मैं 3 × i लिखूं, या फिर मैं यहाँ पे x × i, यानी x की डायरेक्शन में मैं कुछ कदम चल रहा हूँ और i कैप ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, या y इंटू अगर मैं j कैप से अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसको मैं टैली कर सकता हूँ। मैग्नीट्यूड को निकालते समय में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोगों का r इज नथिंग बट इक्वल टू √(x² + y²), ऐसा कॉमन फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। मैथमेटिक्स में कई जगह आएगा आप लोगों को, और डायरेक्शन जो होगी वो आप लोगों को डेफिनेटली इंट्रोड्यूस आप लोग करोगे। तो यहाँ आप लोगों को डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालते समय में, तो सर आई कैप वगैरह कैसे चले जाते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स है।
कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसी तरीके से। अब सिंपली इन्हीं चीजों के बेसिस पे कुछ जैसे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग एक नया पार्ट जैसे हम लोग ऑब्जर्व करके, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग स्टडी कर रहे थे, और स्टडी करते करते समय में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोगों को सबसे पहले एक थोड़ा सा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अब वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। जैसे देखो कि ये पर्टिकुलरली पोजीशन वेक्टर है। अब इस पोजीशन वेक्टर में अगर थोड़ा सा एक लॉजिकली समझने की कोशिश करो, ये जो पोजीशन वेक्टर AC है उसका अगर समझो, सन अगर इस साइड से, ये एक समझने के लिए, दिस इज नॉट द कंसेप्चुअली डाटा जिसको हम लोग बोलेंगे कि कंसेप्चुअली इसको इसी तरीके से समझना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपके दिमाग में जिस तरीके से आना चाहिए उससे समझो। अगर इस तरीके से सन अगर इधर होता है तो डेफिनेटली अगर ऐसी कोई स्ट्रिप है, ऐसे स्टेयर्स अगर है समझो, तो डेफिनेटली इसकी शेडो आपको कहाँ दिखाई देगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जर्व होगी। इसका मतलब क्या है कि अब आप यहाँ से जब सनराइज गिर रही है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपके AB जो है दैट रिप्रेजेंटेड द स्टेयर्स, है ना। AB जो है वो AC के स्टेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है इस एक्स एक्सिस में, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, दिस इज नथिंग बट द सिंपली शेडो, है ना। तो जैसे हम लोगों को पता होती है कि जैसे आप लोग रेन, जैसे देखो बारिश चलती है, तो बारिश हमेशा हम लोगों को पता है कि हम लोग हमारी मर्जी से बारिश वगैरह नहीं चलती है ना। आपके यहाँ पे आपकी मर्जी से चलती होगी तो बात अलग है, लेकिन हमारी मर्जी से कभी बारिश नहीं चलती। तो बारिश कभी टेढ़ी भी हो सकती है कि नहीं? तो और कभी कभी समझो बारिश सीधी भी हो सकती है। अब ये बारिश टेढ़ी रहना या सीधी रहना, इसकी वजह से हमको क्या चीज पता चल जाती है कि हमको छाता कैसा रखना है। क्या चीज पता चल जाती है हमको? छाता कैसा रखना है। अगर बारिश सीधी होगी तो हम सीधा छाता रखेंगे, अगर बारिश टेढ़ी हुई तो हम लोग उस पर्टिकुलर एंगल की डायरेक्शन। तो वो जो चीज है, यानी आपने छाते को सीधा क्यों नहीं रखा, व्हाई यू आर प्लेसिंग योर अम्ब्रेला इन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी अगर आपने इसी डायरेक्शन में ऐसा क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है कि बारिश अगर इस डायरेक्शन से अगर पर्टिकुलरली गिर रही है और मेरे को अगर भीगना नहीं है, यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का एरिया अगर मेरे को कवर करना है, तो मेरे को छाते को कुछ इस तरीके से प्लेस करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से डेफिनेटली मेरे को क्या दिखाई देना चाहिए कि इसमें इसमें ज्यादा से ज्यादा जो चीजें होती है, ज्यादा से ज्यादा फ्रंट फेस जो है वो मेरे को मिलना चाहिए, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं अपने पैर के स्टेप्स जो होते हैं वो चल सकूं, है ना। जैसे आप लोगों ने धीरे धीरे देखा होगा कि कभी कभी आप लोग ऑब्जर्व करते हो, बड़ी धूप में अगर आप लोग निकल जाते हो तो आप लोगों के आंखों के सामने अगर बड़ी तो तेजी से रोशनी अगर आती होगी, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे आप लोग अपने हाथों को रखते हो और उसके थ्रू आप लोग फिर सामने की चीजें देखते हो, है ना। नाइट में भी अगर आप लोग देखोगे, अगर पट से अगर कोई गाड़ी वगैरह आ जाती है और उसका फ्लैश ऑफ लाइट, दैट ग्लेयर्स ऑफ लाइट विच विल बी इंसिडेंट ऑन योर आईज, तो आप लोग उसके सामने भी क्या कर सकते हो, एक हैंड रख के आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम इंसिडेंट लाइट जो होती है उसको डिसअपियर करने की कोशिश करते हो। तो डेफिनेटली अब ये जो पोजीशन है, इस पर्टिकुलर पोजीशन से अगर लाइट रेज अगर समझो रेन आ रहा है या फिर लाइट रेज अगर आ रही है, तो पर्टिकुलरली अपने छाते को इस तरीके से रखा, यानी इस छाते को इस तरीके से पर्टिकुलर एंगल पे रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी थोड़ा जोर लगा के रखना पड़ा और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी थोड़ा जोर लगा के रखना पड़ा, है ना। अब ये एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा जो जोर लगा के रखना है, उसी को हम लोग कहते हैं दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं हम लोग उसको? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट। गुड। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये ना समझ में आ गया ना कि छाते को अगर आपको टिल्टेड रखना है, अब इसके लिए भी आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो। समझो जैसे इलेक्ट्रिशियन होते हैं, इलेक्ट्रिशियन को अगर पोल को खड़ा करना है तो वो पीछे साइड में यहाँ एक बड़ा सा पत्थर लगा देते पोल के बैक साइड में, और इस साइड से रस्सी से कुछ लोग खींचते और इस साइड से रस्सी से कुछ लोग पकड़ के रखते, ताकि जो पोल होता है आप लोगों का, वो पोल एग्जैक्टली न हिलते हुए
वो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर हाइट पे आ जाए, है ना। उसको जब स्ट्रेटली अप्लाई करेंगे तो आप दोनों तरीके से बांध के रख देते हो। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर को जब हम लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑब्लिकली अगर हो जाए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। यानी थोड़ा जोर इस साइड में भी लग रहा है और थोड़ा जोर इस साइड में भी लग रहा है ना। क्या कर रहा है, थोड़ा जोर इस साइड में भी लग रहा है और थोड़ा जोर इस साइड में भी लग रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर का, है ना, जैसे अब इससे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर लिखने की कोशिश करो, जैसे आप पतंग उड़ाते हो, आप लोगों को डेफिनेटली पता है कि रस्सी और चक्री और उसका थ्रेड आपके हाथ में है। लेकिन पतंग जो आप लोगों का काइट होता है, वो काइट ऑब्लिकली इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस है। तो आपको उस काइट का शैडो यहाँ दिखाई देता है ना, जमीन पर दिखाई देता है। लेकिन वो कितने हाइट पे है वो आपको अगर मेजर करना है तो आपको वाई एक्सिस में जाके मेजर करना पड़ेगा। नहीं, इतने हाइट पे है। आपको ये जो चीज है वो चीज आपको सिंपली ये चीज दिखा देती है कि दैट यू आर फ्लाइंग द काइट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, but the magnitude of that particular kite is going to be identified by using x and y coordinate। तो ऐसा वेक्टर जिसके x और y एक्सिस में उसके कंपोनेंट, तो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना यानी क्या करना, एक पर्टिकुलर वेक्टर जिसको हम लोग एयर में अगर है तो उसको हम लोग वहां जाके तो मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग एक्सिस का सहारा लेते हैं और डेफिनेटली क्या करते हैं कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, कुछ मैग्नीट्यूड जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। और हम लोग एक्स और वाई को अगर मेजर कर ले तो हम लोगों को डेफिनेटली पता चल जाता है कि लोकेशन जो सी है वो कितने डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर वेक्टर का, किसी एक पर्टिकुलरली वेक्टर के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना अलोंग एक्स एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आप लोग ऐसे इस तरीके से समझ सकते हो, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो कुछ लोग इसको शॉर्टकट में भी इस तरीके से बोलते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट कि हम लोग, जैसे हम लोगों को पता है कि पर्टिकुलरली एक आधी अगर बॉडी होती है तो बॉडी को अगर हम लोगों को डेड बॉडी अगर है तो उसको पोस्टमार्टम करने के लिए उसको हर एक एंगल से फाड़ना पड़ता है, चीरना पड़ता है, और हम लोगों को हर एक कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है वो किस लोकेशन पे है क्या नहीं है। तो उसी तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर को फाड़ देना तीनों डायरेक्शन में, दैट इज नथिंग बट द रिजोल्यूशन करना। क्या करना, रिजोल्यूशन। जितने डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी उतने डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी पर्टिकुलर वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना, दैट इज नथिंग बट द रिजोल्यूशन, है ना। तो कंपोनेंट में रिजोल्यूशन करना है ना, डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज दिखाई देगी और आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हो। जैसे हम लोगों को पता है कि माइक्रोस्कोप लेते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप में हम लोग जूम करके देखते हैं, है ना। टेलीस्कोप लेते हैं तो हम लोग टेलीस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, और लार्जर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोग ये चीज करते क्यों है कि इससे क्या करते हैं, हम लोग रिजोल्यूशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूशन बढ़ाना है हमको, चाहे उसके बीच में समझो दो पॉइंट के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस सेपरेट आउट करके दोनों पॉइंट को क्लियरली ऑब्जर्व करना है, या फिर दो स्टार्स को हम लोग को ऑब्जर्व करना है, तो हम लोग उसको रिजोल्व करते हैं ताकि हम लोगों को वो चीज क्लियरली ऑब्जर्व हो। तो उसी तरीके से हम लोग वेक्टर्स भी क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं, बट देयर मैग्नीट्यूड विल बी ऑब्जर्व इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में उसके कंपोनेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज नथिंग बट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आप लोग बोल सकते हो, है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आइडेंटिफाई करते समय में इस पर्टिकुलरली समझो, ये जो आप लोगों का जो एसी वेक्टर है वो एक्सी वेक्टर आप लोगों ने एक्स की तरफ से एंगल बना के खड़ा हुआ है या फिर वो वाई की तरफ से आया है, इसके ऊपर से भी इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, दैट इज नथिंग बट हियर द अनदर वेरिएबल थिंग्स विल बी अपीयर, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल थीटा। क्या अपीयर्स होता है, एक वेरिएबल थिंग जिसको हम लोग कंस्ट्रेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये जितने भी वर्ड्स है ये सुनने में थोड़े अजीब लग रहे होंगे आप लोगों को,
कंस्ट्रेंट वगैरह होता है, तो उन सब चीजों के बारे में, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं और पर्टिकुलरली पोजीशन को कैसे लोकेट आउट किया जाता है, एक्स बाय एक्सिस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन सब चीजों के ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो कंस्ट्रेंट के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करने के बाद में फिर ये थीटा क्यू, यानी थीटा क्या रोल प्ले करता है कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए जो भी चीजें आप लोगों की आंखों के सामने दिखाई दे रही है, यहाँ लिखने जैसा तो कुछ नहीं है। दिस इज नथिंग बट सिंपली जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम लोग जो होंगे, जो नए होंगे क्लास में, या फिर कुछ पुराने बच्चे होंगे, उनके लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब भी रिजोल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलरली वेक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हम लोग सिंपली जब वेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्चुअली उसका क्लैरिटी हमको होना चाहिए कि हम लोगों ने उस पर्टिकुलरली वहां से स्ट्रेट लाइन ही क्यों ड्रॉ करते हैं, या फिर हम लोग उसको ऑब्लिकली ही क्यों प्लेस करते हैं, या कभी कभी हम लोग उसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही क्यों प्लेस करते हैं। तो वो उस चीजों के लिए भी हम लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग सारे रूल्स जब पढ़ेंगे, तब आपको एक एक चीज करके स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी कि हम लोग हर एक कंसेप्ट को क्यों पढ़ना जरूरी है, हर एक रूल को क्यों समझना जरूरी है, जिसके थ्रू आप लोग वेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। So have a nice day to all of you. See you in the next class. Bye bye. Bye, sir. Bye bye.